हाँ तो देखिए, उदय एजुकेशन हिंडौन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने प्रतिजन के बारे में बताया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रतिरक्षी के बारे में। प्रतिरक्षी होते क्या है? तो देखिएगा, प्रतिजन को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में जो बाहर रोगाणु होते हैं, बाहर से आने वाले जो रोगाणु हैं वो प्रतिजन होते हैं। और प्रतिजन को हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिजन है उनको निष्क्रिय करने के लिए प्रतिरक्षी होते हैं, यानी निष्क्रिय करने के लिए प्रतिरक्षी जो होते हैं उनका उपयोग होता है। अब देखिएगा, प्रतिरक्षी जो हैं उनको कहते क्या हैं? तो देखिएगा, जो प्रतिरक्षी जो होते हैं, प्रतिरक्षियों को इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। प्रतिरक्षियों को क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबिन, जिसे हम संक्षिप्त में लिखें तो आई और जी, क्या कहेंगे? आई जी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरक्षी होते हैं उनको इम्यूनोग्लोबिन कहा जाएगा, संक्षिप्त में आईजी कहा जाएगा। अब देखिएगा कि इनका निर्माण कौन करता है। तो जैसा जब मैंने प्रतिजन जो होता है उसका विनाश बताया था, तो मैंने उसमें बताया था कि जो प्रतिजन होते हैं वो सर्वप्रथम जो मास्ट कोशिकाएं उनको प्रेरित करते हैं और फिर उसके बाद प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा निर्माण होता है इनका। और जो प्लाज्मा कोशिका होती हैं उनके द्वारा गामा ग्लोबिन, देखिएगा, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है गामा ग्लोबिलिन नामक जो प्रोटीन होता है वो निर्मित होता है। यानी हम ये कह सकते हैं, दोबारा से मैं बता देता हूं कि प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिलिन प्रोटीन जो होती है, ये प्रोटीन है, यानी प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित की गई ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और जो ये प्रोटीन होती है यही प्रतिरक्षी होती है। यही क्या होती है? प्रतिरक्षी होती है। अब देखिएगा, जो प्रतिरक्षी होते हैं ये अधिकतर तरल पदार्थों में होते हैं। यानी हमारे शरीर में तरल पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे रक्त है, तो रक्त में, यानी जो ये हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरक्षी जो विद्यमान होंगे लगभग तरल पदार्थ, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर होता है उसमें रक्त में स्थित होते हैं। अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। अब देखिएगा, एक सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द होता है वह है हमारी किताब में पैराटोप। ध्यान से सुनिएगा, पैराटोप होता क्या है? जो प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी का कार्य क्या है? प्रतिरक्षी का कार्य है प्रतिजन का विनाश करना। और विनाश की क्रियाविधि आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो जो पैराटोप है उसके विनाश करना, यानी प्रतिरक्षी का कार्य विनाश करना है। तो पैराटोप का मतलब यह है कि प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है। देखिएगा, दोबारा से बता देता हूं मैं, पैराटोप आपके लिए जो ये शब्द है यह आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। और महत्वपूर्ण जो शब्द है इसकी परिभाषा मैं आपको फिर से बता देता हूं। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, जो प्रतिरक्षी है उसका वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करते हैं वह पैराटोप कहलाते हैं। तो आपको पैराटोप याद रखना है। दोबारा देख लीजिएगा, प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है, शॉर्ट में आईजी कहते हैं। ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है, तरल पदार्थों में पाई जाती है।
और पैराटोप प्रतिरक्षी का बहभाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटोप कहलाता है। बस ये है याद रखने के लिए। अब देखिएगा प्रतिरक्षी की संरचना। मैं आपको अब प्रतिरक्षी की संरचना के लिए ले चलता हूं। तो देखिएगा प्रतिरक्षी जो है उसकी संरचना हमको जाननी है। प्रतिरक्षी की संरचना। अब देखिएगा जो प्रतिरक्षी होता है उसकी संरचना अंग्रेजी के बड़े बाई अक्षर के आकार की होती है। यानी अंग्रेजी का बड़ा बाई अक्षर अर्थात इस तरह से होती है। अंग्रेजी का जो बड़ा बाई अक्षर है वो इस प्रकार का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले की जो प्रतिरक्षी है उसकी संरचना अंग्रेजी के बाई अक्षर के आकार की होती है। अब देखिएगा इसमें हमको याद क्या रखना है और संरचना किस तरह से बनानी है। तो आपको बाई अक्षर की तरह इस तरह से संरचना बनानी है। सबसे पहले मैं भी आपके लिए चित्र डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इसी प्रकार से इधर देखिएगा ये जो है ये हमने एक संरचना बनाई है। इस संरचना में मैंने अभी बताया था आपके लिए कि जो प्रतिरक्षी है उसका आकार जो है बाई अक्षर के अंग्रेजी बाई अक्षर के आकार का होता है। तो इसका आकार आप कल देख सकते हैं कि अंग्रेजी का जो बाई अक्षर है उसके आकार का ही है। अब देखिएगा इसके बारे में हम जानते जाएंगे और साथ में ही लिखते जाएंगे। देखिएगा इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है। संरचना जो है इसका हम ये कह सकते हैं कि इसको देखने पर कैसी लगेगी तो ये इस तरह की होती है। अब इसमें हम जैसे जैसे जानकारियां देखेंगे उसके हिसाब से ही इसमें लिखते जाएंगे। तो देखिएगा किस तरह से प्रतिरक्षी जो होती हैं इसमें चार इकाइयां इसका निर्माण करती है। अब देखिएगा चार इकाइयां निर्माण किस तरह से करती हैं। एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई और चार इकाई। एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई और चार इकाई। मैं इनको रंग देता हूं थोड़ा सा जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जब मैं आपसे कहूंगा कि ये भारी है या ये हल्की है तो देखिएगा इसमें चार इकाइयां होती हैं जो इसका निर्माण करती हैं। चार इकाइयां हो गई। अब देखिएगा इनमें दो हल्की, इनमें दो भारी H में दो हल्की L श्रृंखलाया L इकाइयां होती हैं। तो देखिएगा H कौन कौन सी हो गई। ये वाली H हो गई, ये वाली H हो गई, ये वाली L हो गई और ये वाली L हो गई। अर्थात H भारी श्रृंखला जो भारी इकाई है वो हो गई, ये भारी हो गई, ये हल्की हो गई और ये हल्की हो गई। आ गया होगा समझ में। ये भारी, ये हल्की और ये हल्की। अब देखिएगा इनमें दो भारी H, भारी को कहेंगे भारी मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाई तो भारी, और L लो का मतलब हल्की ले लेना। आप याद रख सकते हैं। अब देखिएगा आगे जो आगे है इसमें ये दिया गया है कि एक हल्की, हाँ जी, और ये जो श्रृंखलाएं होती हैं ये किसके द्वारा बनी होती हैं? पॉलीपेप्टाइड। किसकी होती हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं।
यानी दो भारी H और दो हल्की L इकाइयां जो होती हैं ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, पॉलीपेप्टाइड के द्वारा निर्मित होती हैं। अब देखिएगा आगे, एक जो भारी है और एक हल्की है, एक भारी और एक हल्की जो श्रृंखला होती है HL, इसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से इसको एक द्विलक कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, एक द्विलक कहा जाएगा। और इसी तरह से एक H और एक L, इधर की जो श्रृंखला है वो उसको भी एक द्विलक कहा जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि दो, यानी दूसरी भाषा में कहें तो जो प्रतिरक्षी होते हैं वो एक समान अर्धांश, सम अर्धांश के द्वारा निर्मित होते हैं। एक अर्धांश में एक H और एक L, एक अर्धांश में एक H और एक L की दो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं। और दोनों की दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, दोनों की दोनों जो श्रृंखलाएं हैं वो डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी हुई होती हैं। जो दोनों की दोनों श्रृंखलाएं हैं वो किस सल्फाइड बंध से बनी होती हैं? तो पहली बात, और दूसरी हो गई, अब तीसरी देखिएगा, दोनों हाजी, तीसरी जो बात थी, एक भारी और एक हल्की, एक भारी H व एक हल्की L इकाई एक द्विलक का निर्माण करती हैं। देखिएगा, हम ये कह सकते हैं कि एक H और एक L जो श्रृंखलाएं इकाइयां हैं वो किसका निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, एक द्विलक का निर्माण करेंगे। और जो द्विलक है, हम ये कह सकते हैं कि जो द्विलक है यानी दो द्विलक मिलकर, एक ये हो गया एक द्विलक, ये दूसरा द्विलक हो गया, ये दोनों द्विलक मिलकर के एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। दो द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। दोबारा से देख लिएगा, और दोनों के दोनों द्विलक डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दोनों द्विलकों में एक स्थिर भाग और एक अस्थिर भाग होता है। इन दोनों द्विलकों में यहां से यहां तक, ये तो हो गया अस्थिर भाग, ये हो गया स्थिर भाग। एक द्विलक जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, स्थिर और अस्थिर। आ गया होगा समझ में? जो दोनों जो भाग होते हैं, एक द्विलक जो है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, अस्थिर और स्थिर। स्थिर जो भाग होता है उधर COOH, और जो अस्थिर भाग होता है उधर NH3। जो यौगिक हैं इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। अब देखिएगा दोबारा से, एक द्विलक में दो भाग होते हैं, एक अस्थिर और एक स्थिर, अस्थिर और स्थिर। आ गया होगा समझ में? और दोनों की दोनों भारी श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध से, और एक भारी और एक हल्की दोनों श्रृंखलाएं आपस में फिर से डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी हुई होती हैं। तो पांचवी जो बिंदु हो गया वो हो गया हमारा सभी इकाइयां, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों द्विलक दोनों के दोनों ही द्विलक डाइसल्फाइड
डाइसल्फाइड बंध से जुड़े रहते हैं। दोबारा देख लीजिएगा, दोनों के दोनों जो द्विलक हैं वो डाइसल्फाइड बंध से जुड़े हुए होते हैं, और एक भारी और एक हल्की, ये दोनों इकाइयां हैं। ये इकाई किसकी है? पॉलीपेप्टाइड की। ये दोनों की दोनों डाइसल्फाइड से जुड़ी हुई होती हैं। एक द्विलक दो भागों में बटा हुआ होता है, स्थिर और अस्थिर। अस्थिर भाग जो होता है उधर NH3 यौगिक जुड़ा हुआ होता है, और स्थिर भाग की तरफ COOH जुड़ा हुआ होता है। अब देखिएगा आगे, अब हम आगे देखेंगे NH3 नहीं NH2, गलती से ये 3 हो गया था, NH2 यौगिक जुड़ा हुआ होता है। अब देखिएगा आगे, ये जो प्रतिरक्षी की जो संरचना है, जो प्रतिरक्षी है, इस प्रतिरक्षी के जो ये भारी श्रृंखलाएं होती हैं, यहां पर प्रतिरक्षी से प्रतिजन जुड़ते हैं। तो जो ये भाग हैं जहां पर जुड़ते हैं, ये तो होंगे पैराटोप। लेकिन जो प्रतिरक्षी होती है वह यहां से, जो प्रतिरक्षी है जब प्रतिजन से जुड़ती है तो वो लचीली होती है इस तरह से, अर्थात इसमें ऐसा गुण होता है यहां से कि हिल सकती हैं ये आपस में, और हिलने के कारण ये जो भाग हैं ये कब्जे की भांति कार्य करते हैं। ये किसकी भांति कार्य करते हैं? कब्जे की। इसीलिए ये भाग हिंज कहलाते हैं। ये प्रतिरक्षी के क्या कहलाते हैं? हिंज कहलाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरक्षी होते हैं, प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे छोटे अणु समाहित कर अभिक्रिया करने में मदद करती है। प्रतिरक्षी के जो ये लचीले भाग हैं, यह प्रतिजन के छोटे छोटे अणु जो होते हैं उनसे अब प्रतिक्रिया करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। और ये जो भाग होते हैं यहाँ, ये लचीले होते हैं, जिनके कारण से प्रतिरक्षी अपने आकार में थोड़ा बदलाव कर सकता है, फैला सकता है अपने इन जो अस्थिर भाग है उसको, और स्थिर भाग जो है, इस स्थिर और अस्थिर भाग में ये जो भाग हैं ये दोनों कब्जों की भांति कार्य करते हैं। दोनों द्विलकों में जो अस्थिर और स्थिर भाग हैं, उन दोनों के मध्य कुछ भाग ऐसा होता है जो कब्जे की भांति कार्य करता है, वह हिंज कहलाता है। और ये जो भाग हैं ये क्या कहलाते हैं? पैराटोप कहलाते हैं। अब देखिएगा, दोबारा से बता देता हूं, प्रतिरक्षी की संरचना अंग्रेजी के बाई अक्षर की तरह होती है। सुनते जाइएगा, जो प्रतिरक्षी होता है उसमें 4 इकाइयां मिलकर के और प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं, जिनमें 2 भारी H व 2 हल्की L पॉलीपेप्टाइड की इकाइयां होती हैं। अब देखिएगा आगे, एक भारी और एक हल्की L आपस में मिलकर एक द्विलक का निर्माण करती हैं, और दो द्विलक आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ करके एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। एक प्रतिरक्षी के एक द्विलक में एक स्थिर और एक अस्थिर भाग होता है, एक स्थिर और एक अस्थिर भाग होता है। अस्थिर भाग जो है वह और स्थिर भाग जो है उनके मध्य कुछ लचीले भाग होते हैं, उनको हिंज कहते हैं। प्रतिरक्षी का वह भाग जहां पर प्रतिजन क्रिया करता है उसे पैराटोप कहते हैं। आपके ये समझ में आया होगा। अगर हम वैसे बोले अपनी भाषा में तो ये भी कह सकते हैं कि दो समान अर्धांश मिलकर के एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा आगे, हमारे लिए आ सकता है कि प्रतिरक्षी जो है उसमें पैराटोप क्या है, हिंज क्या है, अस्थिर भाग जो है उस अस्थिर भाग की तरफ कौन सा यौगिक जुड़ा हुआ होता है, स्थिर भाग की तरफ कौन सा यौगिक जुड़ा हुआ है, और साथ में जो ये श्रृंखलाएं होती हैं ये किसकी द्वारा बनी होती हैं? तो पॉलीपेप्टाइड की होती हैं।